जैन दोस्तों, मैं अजय वेलकम करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल अजय विद्युत में। दोस्तों आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हिस्ट्री कोर 13 से रिलेटेड है। लॉर्ड लिटन की उपलब्धियों का वर्णन करें। ठीक, ये कोर क्या है? 13 है, हिस्ट्री कोर 13। ठीक, सेमेस्टर 6 का। तो चलिए वीडियो का स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो हम लोगों का क्वेश्चन क्या है? लॉर्ड लिटन की उपलब्धियों का वर्णन करें। दोस्तों लॉर्ड लिटन डिज़रेली की रूढ़िवादी सरकार द्वारा मध्य एशिया में घटनाओं को विशेष ध्यान रखते हुए मनोनीत किया गया था। ठीक, अप्रैल 1876 में उसने लॉर्ड नॉर्थब्रुक से अपने पद का कार्यभार संभाला। ठीक ना, चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद कार्यभार संभाला, उसके बाद होगा लॉर्ड लिटन एक कूटनीतिज्ञ था। ठीक, कूटनीतिज्ञ, और वह क्या था? ब्रिटिश विदेश कार्यालय में कई पदों पर कार्य कर चुका था। वह एक विख्यात कवि, उपन्यासकार और निबंध लेखक था। साहित्य जगत में वह ओवन मेरेडिथ के नाम से प्रसिद्ध था। ठीक, 1876 तक लिटन को भारतीय मामलों के बारे में ज़्यादा परिचय नहीं थी। फिर भी लिटन की कई प्रकार की उपलब्धियाँ रही, जिसका वर्णन हम इस प्रकार से कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं उसका उपलब्धि के बारे में। लिटन और मुक्त व्यापार। मुक्त मतलब क्या? कोई पाबंदी नहीं। ठीक, प्रशासनिक क्षेत्रों में आबाद, यानी कि मुक्त आबाद बोल सकते हैं मुक्त को। आबाद व्यापार एक आवेश बन गया। आवेश मतलब क्या? एक प्रकार से वेग, उत्तेजना, क्योंकि यह औद्योगिक क्षेत्र में उन्नत देशों के लिए, जैसा कि उस समय क्या था, इंग्लैंड, बहुत लाभदायक था। लंकाशायर क्या है? इंग्लैंड में एक जगह है। ठीक, औद्योगिक बम्बई से खुलने वाले लंकाशायर के उद्योगपति बम्बई में खुलने वाले सूती कारखानों से ईर्ष्या करते थे, मतलब जलन होती थी उन्हें कि लंकाशायर के उद्योगपति बम्बई में खुलने वाले सूती कारखानों से ईर्ष्या करते थे, मतलब वहाँ से यहाँ इंपोर्ट नहीं होगा, इसलिए उन्होंने भारत में कपास मिल के माल पर लगे आयात शुल्कों की आलोचना मतलब क्या? उसके अगेंस्ट में कहा। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। सरकार के लिए लंकाशायर का वोट बहुत महत्व था, मतलब वोट बैंक की राजनीति अभी है, उस समय भी थी, अंग्रेज के लिए भी थे। उन्होंने 11 जुलाई 1877 को एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया। इस सदन के मतानुसार इस मतलब प्रस्तुत जो किया, उसके अनुसार भारत में आयात किए सूती माल पर लगा शुल्क, जो निश्चय ही रक्षात्मक है, स्वस्थ वाणिज्य की नीतियों के लिए। स्वस्थ वाणिज्य जो है, स्वस्थ मतलब क्या? जो हेल्दी, एक प्रकार से इकोनॉमिक बोल सकते हैं, उसकी दृष्टि से उसके क्या था? उसके अगेंस्ट में था दोस्तों। एक सेकेंड, सॉरी दोस्तों। उसके विरुद्ध है, और उसे जितना शीघ्र भारत की वित्तीय परिस्थितियों अनुमति दे समाप्त कर देने, मतलब उन लोग समाप्त करने के सपोर्ट में थे। राज्य सचिव लॉर्ड सेलिसबरी ने यह प्रस्ताव भारतीय सरकार को भेजा और सूती माल पर शुल्क समाप्त करने के लिए कहा। सूती माल पर क्या कहा? शुल्क समाप्त करने के लिए कहा। अकाल के कारण, यानी 1876 का टाइम अकाल आए थे, उसके कारण उत्पन्न हुई शोचनीय वित्तीय स्थिति होते हुए भी लिटन ने 29 वस्तुओं के आयात शुल्क हटा दिया गया। वायसराय की कार्यकारी परिषद के सभी सदस्य इसके विरुद्ध थे, मतलब वहाँ पे जितने सदस्य थे, कार्यकारी सदस्य, सारे इस चीज़ के विरुद्ध थे। उसके देखिए वित्त सुधार। लॉर्ड मेयो के अधीन आरंभ की हुई वित्तीय विकेंद्रीकरण की नीति चलती रही तथा इस दिशा में एक और कदम आगे लिया गया। ठीक ना, प्रांतीय सरकारों को साधारण प्रांतीय सेवाओं, जिनमें भूमि कर, उत्पादन कर और आबकारी
टिकटें, कानून व्यवस्था, साधारण प्रशासन इत्यादि सम्मिलित थे। ठीक, इत्यादि सम्मिलित थे। इस पर व्यय करने का अधिकार दे दिया गया, इस पर व्यय करने का अधिकार दे दिया गया। ठीक ना, ठीक ना, सरकार को दे दिया गया, सरकार को इस पर अधिकार करने का, व्यय करने का अधिकार दे दिया गया। इन हस्तांतरित सेवाओं के क्रियान्वयन के लिए, इन हस्तांतरित सेवाओं के कार्यपालन के लिए, ठीक ना, प्रांतीय सरकारों को नियत अनुदान क्या किया गया, नहीं दिया गया। ठीक, बल्कि उस सेवा के लिए उस प्रांत के उसी विभाग की आय दे दी गई, उसी विभाग की जो आय थी उसे दे दी गई, उसे नियत अनुदान कुछ दिया नहीं गया। कहा गया कि कोई धन बच जाए तो उसे केंद्र सरकार के साथ आधा, मतलब केंद्र और प्रांत मिलके आधा आधा बांट लिया जाएगा, और यदि कम पड़ जाए तो केंद्र सरकार आधा भार उठाएगी, मतलब केंद्र सरकार क्या आधा भार इसे देगी। ऐसा करने से यह आशा की गई कि प्रांतीय सरकारें अपने साधनों का विकास करेगी और सरकार की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो जाएगी, मतलब मजबूत हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अठारह सौ 76 से 78 का अकाल। ठीक, 1876 और 78 के बीच भारत में भीषण अकाल पड़ा। ठीक, सबसे अधिक प्रभावित प्रदेश मद्रास, बम्बई, मैसूर, हैदराबाद, मध्य भारत के कुछ भाग तथा पंजाब था। ठीक ना, इन सब इलाकों में सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ। अकाल का प्रभाव लगभग कितना, 2,57,000 वर्ग मील, 2,57,000 वर्ग मील और 5,80,00,000 लोगों पर पड़ा। इतने भारी मात्रा में लोगों को प्रभावित होना पड़ा। ठीक ना, 2,57,000 वर्ग मील, और यहाँ पे आदमी कितना, 5,80,00,000। ठीक, बहुत से गांव उजड़ गए और भूमि के एक बहुत बड़े क्षेत्र में खेती नहीं हुई। भूमि के एक बहुत बड़े क्षेत्र में क्या हुआ, खेती भी नहीं। अकाल आ गया तो खेती कहाँ से होगी। रामचरण दत्त है इतिहास, उसके अनुसार इस अकाल में लगभग 50 लाख लोग एक वर्ष में मर गए। एक वर्ष के अंदर मतलब 50 लाख लोग मारे गए। सरकार के पास अकाल से निपटने के लिए साधन पर्याप्त नहीं थे। उस टाइम पे अकाल से जो था निपटना, उसके लिए पर्याप्त साधन नहीं था। जैसे कि अभी कोरोना चल रहा है तो उसमें भी पर्याप्त साधन, जैसे कि अभी वैक्सीन नहीं आया तो उस टाइम अकाल के रिगार्डिंग था। 1878 में रिचर्ड एस्ट्रेची की अध्यक्षता में एक अकाल आयोग नियुक्त किया गया ताकि अकालों तथा उन दिनों में दी जाने वाली सहायता के प्रश्न पर विचार किया जा सके। आयोग का विचार था कि मुक्त सेवा केवल असमर्थ निर्धनों तक ही सीमित रहना चाहिए। ये अच्छी बात है, असमर्थ निर्धनों तक ही अच्छी बात है। और स्वस्थ शरीर वालों को अपना पेट पालने के लिए काम और पर्याप्त मजदूरी मिलनी चाहिए। बस ये बहुत अच्छी बात है कि उसे निर्धन को लिए मुक्त दिया जाए, लेकिन जो समर्थ है उसको काम दिया जाए। प्रत्येक प्रांत में अकाल कोष की बात की गई, मतलब अकाल कोष की स्थापना की बात की गई। रचनात्मक कार्य के रूप में सिंचाई कार्य तथा रेलवे लाइनें बनाई जानी चाहिए। इस प्रकार सरकार ने अपनी अकाल वाली नीति के आधार पर निर्धारित किया। ठीक ना, अकाल नीति के आधार पर निर्धारित किए। भारतीय शस्त्र अधिनियम 1878। लिटन की दमनकारी नीति का एक और कार्य भारतीय शस्त्र अधिनियम बनाना था। 1878 के 11वें अधिनियम के अनुसार किसी भारतीय के लिए बिना लाइसेंस शस्त्र रखना अथवा उसका व्यापार करना एक दंडनीय अपराध बन गया। इस नियम को तोड़ने पर 3 वर्ष तक की जेल अथवा जुर्माना दोनों, और इसको छुपाने का प्रयत्न करने पर 7 वर्ष तक की जेल अथवा जुर्माना अथवा दोनों दंड दिया जा सकता है। ठीक,
इसमें भी भेदभाव किया गया था, अर्थात यूरोपीय, एंग्लो इंडियन अथवा सरकार के कुछ विशेष अधिकारी इस अधिनियम की परिधि से क्या थे, मुक्त थे। मतलब कुछ को छोड़ दिया गया था थोड़ी बहुत और कुछ को एकदम नहीं। द्वितीय अफगान युद्ध। लिटन ने पश्चिम मतलब क्या, पश्चिम और उत्तर के बीच में, पश्चिम उत्तर में वैज्ञानिक सीमा स्थापित करने की भावना से अफगानों से एक मूर्खतापूर्ण युद्ध चले, मतलब अफगान लोगों से युद्ध की बात की गई है यहाँ पे। यह उन्माद प्रयत्न असफल रहा और सरकार ने निर्धन जनता से करोड़ों रुपया वसूल किया, मतलब युद्ध के नाम पे करोड़ों रुपया वसूल कर लिया। अब चलते हैं निष्कर्ष। लॉर्ड लिटन में एक अनेक कल्पना शक्ति थी, उसमें मतलब क्षमता थी। उसी ने एक पृथक उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत जो सीधा केंद्र सरकार के अधीन हो बनाने की योजना बनाई, ठीक ना। परंतु इस योजना को कार्यान्वित करने का श्रेय किसे जाता है, लॉर्ड कर्जन को, ठीक। अकाल आयोग की स्थापना को आधार प्रदान किया, मतलब अकाल आयोग किस तरह से बने उसके लिए एक आधार प्रदान किया। लिटन की नीतियाँ अत्यंत दमनकारी थी। लिटन की जो नीतियाँ बन रही थी वे बहुत ही दमनकारी थी, ठीक ना। उसकी दमनकारी नीति से भारतीय समाज में जागृति आ गई। उसकी दमनकारी नीति से भारतीय समाज में क्या जागृति, जैसे कि शस्त्र अधिनियम से जो भी मतलब का रखते थे शस्त्र, वो छूट गया। इस तरह से बहुत दमनकारी नीति आई और उससे भारतीय समाज में क्या जागृति आई। और इच्छा न होते हुए भी लिटन ने अनेकों प्रकार से भारतीय का उपकार किया, यानी उपकार ही किया। ये शस्त्र नहीं रखेंगे तो एक प्रकार से अच्छा ही ना बात है। तो दोस्तों इसी तरह से मैं आगे और ऐसे ही यूजफुल वीडियो आपके पीछे लाता रहूँगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।